हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज आप लोगों का पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा एकदम फुल्ली एंड फाइनल विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चे, कल हम आप लोगों को थियोरेटिकल पार्ट पूरा खत्म कर दिए थे। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था कल तक पूरा समाप्त हो गया था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुसे हैं, तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा समाप्त कर देंगे। आज ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। तो बस आप लोग तैयार हो जाइए। सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है जितना ज्यादा आप लोग हार्ड कर ये मतलब बना देते हैं या फिर सोचते हैं। सोशल साइंस इजी है, आसान है, समझने की जरूरत है, बस यही फर्क है। जो लड़के समझने पे ध्यान देते हैं वो सोशल साइंस को आसान मानते हैं, जो समझने में इंगा ढिंगी करते हैं वो सोशल साइंस को कठिन मानते हैं। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो और साथ ही साथ नोट्स मिल जाए, टेस्ट मिल जाए, हर एक मटेरियल अब आपको मिले जिसके वजह से आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आप गरीब हैं तो समाज का कोई आदमी आप पर ध्यान नहीं देगा। अगर आप गरीब हैं तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, मेहनत करोगे ना तो सब हंसेंगे। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। और पता है ये सेम चीज हमारे साथ भी लागू होता है। जब पहली बार हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए थे तो बहुत सारे लोग हंसते थे, कह रहे अब कोई काम धंधा नहीं बचा है तो अब वीडियो बनाता है, ठीक है ना, अब मोबाइले में पढ़ाता है, पता नहीं क्या करेगा न करेगा, पता नहीं चलता है पढ़ाता है कि कुछ और करता है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके का बातचीत लोगों के बीच में होता था। लेकिन आज जब लोगों को यह पता चल गया है कि नहीं भाई ये लड़का पढ़ाता था, आज कामयाब है, तो लोग अब जलते हैं। तो वही चीज है कि जब आप गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि हवाओं के सहारे उड़ान मत भरना, हवाओं के सहारे कभी उड़ान मत भरना, अपने पंखों पर यकीन करना सीख लो। जो हवाओं के सहारे उड़ता है वो हवा बंद होने पर गिर जाएगा, लेकिन जो अपने पंखों के भरोसे पर उड़ेगा वो कभी नहीं गिरेगा। टकरा के चट्टानों से हवा लौट आती है, खुद की लिखी किस्मत ना हो तो मिलती है जो दुआ वो भी लौट जाती है। यानी कि जब किस्मत खराब होना तो दुआ जो मिलता है वो भी लौट जाता है। इसलिए मेहनत करने वालों को किस्मत हमेशा साथ देता है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भगवान भी उसी का सहारा बनते हैं जो मेहनत करता है। इसलिए प्यारे बच्चे, आप लोग मेहनत करिए, तब जाकर के भगवान भी आप लोग को साथ देंगे, ठीक है ना। आइए, पूरा हम लोग ये पढ़ लिए थे, एक भी बचा नहीं है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पहला नंबर चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। पोल भी होना चाहिए। कितने बच्चे कहते हैं कि पोल होना चाहिए? बताओ बाबू। हैं सर, बुक कब छपेगा? देखो बाबू, देखो आप लोगों को ना ब्रह्मास्त्र का बुक हम देंगे। ब्रह्मास्त्र का बुक हम आप लोगों को देंगे, और कब देंगे पता है? अगस्त के बाद देंगे। यानी कि जब आप लोग का सिलेबस जब खत्म हो जाएगा ना, और जब क्रैश कोर्स शुरू होने वाला रहेगा, तो दोनों के बीच में हम आप लोगों को वो किताब देंगे, ठीक है ना। तैयार रहिएगा उसके लिए। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पोल होना चाहिए? यस सर जी, होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब आप सभी बच्चों का मन है कि पोल होना चाहिए तो फिर कराते हैं, ठीक है ना। आइए तैयार रहिएगा, आप सभी बच्चे ना तैयार रहिएगा, ठीक है। आज एकदम बेहतरीन तरीके से पोल कराते हैं और आप लोगों का क्लास कराते हैं। आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। पोल होना चाहिए ना, सब बच्चों का कमेंट आ रहा है पोल होना चाहिए। अच्छा चलिए पहले हम एक मौखिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो पहले आप हमें ये बता दीजिए कि अगले दिन कौन सा चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए। अगले दिन यानी कि कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन कल आप लोगों का हो सकता है क्लास ना हो, क्योंकि कल बकरीद है, ठीक है ना। और
हमारे वैसे सभी भाई जो कि मुसलमान हैं उनके लिए कल का दिन बहुत बड़ा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वैसे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों का दशहरा, दीपावली और होली जैसे पर्व त्योहार आते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा पर्व होता है। उन लोगों का कहना है कि सर आप अपने छुट्टी में तो ये जब आपका त्योहार आता है तो आप छुट्टी कर देते हैं, जब हमारा त्योहार आता है तो आप छुट्टी ही नहीं करते हैं। ये गलत बात है, भेदभाव वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए वैसे सभी बच्चों के लिए हमने कल छुट्टी का घोषणा किया है, ठीक है ना। तो कल बकरीद है और कल सभी बच्चों के लिए छुट्टी का घोषणा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों का सिविक्स अभी तक नहीं हुआ है, तो हम जब सोमवार से क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम सिविक्स ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम सोमवार से पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स ही स्टार्ट करेंगे। तो सोमवार से आप लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए अभी तो हो गया कंफर्म, सोमवार से पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स चलेगा। फिलहाल हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहां पे है। पोल अभी आज जस्ट आपके सामने जा रहा है, आप लोग बताइए। कहते हैं कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई टफी नहीं है। कहते हैं किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताओ बाबू, इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इसमें से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, आप लोग को बताना है। बताइए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। अब आप लोग सही सही थोड़ा जवाब देने का प्रयास करिएगा, गलत जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग सही सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। बताओ बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब 77, 78, लगभग 80% बच्चों ने बी ऑप्शन को सही चुना है। क्या बच्चों बी नंबर को ताला लगा दिया जाए। बी ऑप्शन क्या है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। एकदम सही बात है, जो कृषि क्षेत्र है इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आपको बताया था ना कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां है क्या चीज, कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र। चलिए पहला का बी नंबर ऑप्शन अधिकांश बच्चों ने सही भी दिया है, जवाब एकदम सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा हम टाइम लिमिट करते हैं, आप लोगों को ना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है बाबू, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कहां गया जी, टाइम नहीं आ रहा है भाई, क्या बात है, एक मिनट। हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर कितना है आपको हम बता देते हैं, उतना ही समय मिलेगा। 41 क्वेश्चन है, हम लोगों को आधा घंटा में 41 क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना, यानी कि 30 मिनट में 41 क्वेश्चन। बताइए इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका जवाब कितने बच्चे सही दे रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है ये बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है आप लोगों को ये बताना है। बताओ बाबू जल्दी से। मिश्रित अर्थव्यवस्था सी नंबर ऑप्शन की ओर सब बच्चे जा रहे हैं। सी नंबर ऑप्शन, क्या सी नंबर को ही लॉक कर दें। सी नंबर 85% बिल्कुल सही जवाब है भाई। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, दूसरा का सी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बताओ बाबू, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बताइए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जब टेस्ट लेते हैं तो एकदम टेस्ट के जैसा लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी का टेस्ट लेंगे तो हर एक बच्चों का देखेंगे कि भाई कौन से सही कौन से गलत कर रहे हो, ठीक है ना। बताइए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। कितने बच्चे सही जवाब दे सकते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन, आप लोगों को बताया था ना कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 1950 में हम लोगों के देश में योजना आयोग बना था। लेकिन अब सब बच्चों के बीच में कंफ्यूजन ये हो गया है कि 15 मार्च की 15 सितंबर, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बताओ बाबू, 58% बच्चे जो है वो ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, यानी 15 मार्च 1950। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। बताइए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। बताइए बाबू जल्दी से, ठीक है ना।
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी बताइए। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा? बताओ भाई। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा? जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कर रहा है? विकसित देश। एकदम सही जवाब। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। एकदम क्लियर। ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहेंगे तो मियाज एकदम चकाचक रहता है, सीना 56 इंच का हो जाता है कि चलिए पढ़ाए, सभी क्वेश्चन का जवाब बच्चे सही दे रहे हैं। ठीक है ना, मजा आता है। समझिएगा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन में जब भी पिछड़ा राज्य का बात आए ना, अपने बिहार का नाम खोजिएगा ऑप्शन में। ठीक है ना, जब भी पिछड़ा राज्य का नाम आए तो अपने बिहार का नाम खोजना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे बाबू? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो जवाब क्या लिखेंगे? पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं? पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं? जवाब होगा बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 5वां का सी नंबर ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। शेयर बाजार की नियामक संस्था, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? हालांकि शेयर बाजार के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना था, लेकिन फिर भी ऑप्शन आ गया है, तो बताइए शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जवाब क्या होगा? शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी होता है बाबू, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि 6ठा नंबर क्वेश्चन में हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताओ बाबू, बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। देखिए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? हम बोले हैं ना कि जहां पर गरीबी का बात हो, जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम का बात हो, तो अपने बिहार का नाम खोजना। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहां का होगा? बताइए जल्दी से, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहां का है? क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहां का है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहां का है, यह जवाब बता दीजिए। जवाब क्या होगा? सबसे कम में 64% मात्र बिहार बता रहे हैं। 67 नहीं भाई, अब संख्या बढ़ गया है। 70% बच्चों ने कहा है कि गुरुजी बिहार होगा। बिहार में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सॉरी, भारत में तो बिहार का। ठीक है ना, चलिए अब आगे आते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 8वां नंबर क्वेश्चन। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपको बताए थे कि पहले योजना आयोग होता था। पहले क्या होता था? योजना आयोग, जो कि पंचवर्षीय योजना बनाता था। लेकिन 2015 ईस्वी में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 ईस्वी में नीति आयोग नाम दिया गया था। तो जवाब क्या होगा? 2015, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो जवाब होगा 2015 में। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र यानी देश कौन सा है? तो बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, क्या बताइएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, क्या जवाब बताइएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, क्या जवाब बताइएगा? ए नंबर। वाह, 90% बच्चों ने सही जवाब दिया है एकदम से। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या। योजना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। शायद यह चीज हम आपको उस समय बताना भूल गए थे कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को अभी बता देते हैं। योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन ना, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हम उस टाइम बताना भूल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां के बाद 11वां नंबर की ओर बढ़ जाए। 11वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा, समय थोड़ा ज्यादा दें, पोलिंग में टाइम दीजिए सर। चलिए कोई बात ना, हम यहाँ पे ना ऐसा करते हैं, टाइमिंग लगा देते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का टाइम देंगे, 30 सेकंड का हम टाइम देंगे। ठीक है ना, चलिए। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? जब 30 सेकंड होगा तो ही हम आंसर बताएंगे।
एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड काफी है। देखिए ना कितना देर हमको रुकना पड़ रहा है, इतना देर में तो आप लोग आराम से आंसर बता सकते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, यही पूछा गया है ना, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कितने कितने सही कर रहे हैं भाई? बताओ बाबू, हो गया? चलिए, कौन सा? कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब की बार सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, ए नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? हालांकि ये दूसरे नंबर चैप्टर से सवाल है, ठीक है ना, कुछ कुछ वो वाला सवाल मिक्स हो गया है। तो बताइए, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे सब्जी हो, सब के मामले में। अच्छा, ये तो बिहार का स्थान पूछ रहा है ना, हम भारत का स्थान बता दिए गेहूं चावल वाला में। ये बिहार का स्थान जो है वो सब्जी के मामले में दूसरा नंबर पर है। सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान जो है वो दूसरा नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 13। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देख लो बाबू, इसका जवाब बताइए। आपको एक क्वेश्चन पे 40 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, हम बोले थे 30 सेकंड। बताइए तो, भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? बताइए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है? क्या जवाब होगा? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश कौन है? चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ये सब पड़ोसी देश है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। चाइना तो ऑप्शन में है, ये नहीं है। तो ये चारों में पाकिस्तान तो भिखमंगा है, इसका तो आय ज्यादा हो ही नहीं सकता है। बांग्लादेश भी मिला जुला के वही चीज है। नेपाल तो बेचारा अपना छोटा भाई है, गरीब राज्य है। लेकिन श्रीलंका होगा सही जवाब, 13 का सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, 13 का सी नंबर। लगभग 1 मिनट का टाइम हम आपको दे दिए। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको बताए थे ना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताओ बाबू जल्दी से, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए। पोल नहीं किसे जा रहा है? पोल तो सब लड़कों के पास जा रहा है, ठीक है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोगों को हम बताए थे, योजना आयोग के बारे में तो बहुत बढ़िया से विस्तार से एकदम चर्चा करके बता दिए थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कितना देर हो गया जी? 37 सेकंड हो गया। जवाब क्या हो गया? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? तो पहले अध्यक्ष थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी पंडित नेहरू। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बताइए 15 नंबर कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, इसका जवाब बताइए। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? जवाब बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? जवाब बताइए। ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित और इनमें से कोई नहीं। भारत में किस प्रकार का व्यवस्था है? आपको बताए थे ना कि भारत में न तो पूंजीवादी है न तो समाजवादी है, दोनों का मिला हुआ रूप है जिसको ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? जवाब याद रखिएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर कह रहा है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? बताओ बाबू, इसका जवाब बताइए। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां है? थोड़ा जल्दी आप लोग पोलिंग करिए, ठीक है ना। पोल अगर आप लोग मांगते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी पोलिंग होना चाहिए ताकि सभी बच्चों का हम पोल देख सके, ठीक है ना। लगभग 71% बच्चे सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। भारत में कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? भाई समाजवादी भारत में है, समाजवादी भारत में है जी। यहां क्या पूछ रहा है कि कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां में है? बताओ बाबू जल्दी से। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए।
समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां है? एक बार जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन बताइए। आपको क्या बताए थे? देखो बाबू, भारत में तो पहले ही खत्म हो जाएगा, भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। अमेरिका में नहीं है, चूंकि अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी है। अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी है। तो अब आपके पास यहां पे दो ऑप्शन बचा है, एक तो यहां पर बच गया है जापान और दूसरा क्या बच गया है? रूस। अब आप लोग दो में से एक तो ये एकदम आराम से सही कर सकते हैं। भारत हमारा होगा ही नहीं, अमेरिका हमारा होगा ही नहीं, तो अब आपके पास जापान है और रूस है। दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? जापान नहीं होगा प्यारे बच्चों, जवाब क्या होगा? रूस होगा। 16 का बी नंबर ऑप्शन। सी ऑप्शन बता रहे थे ज्यादातर, गलती कर दिए हैं, ठीक है ना? ज्यादातर सी ऑप्शन बताने वाले हैं, गलत किए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। क्वेश्चन है कि सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है? सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है तो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? जवाब बताइए। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? जवाब बताओ बाबू। 17 नंबर, सम्यक विकास उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग, इनमें से कोई नहीं। देखो बाबू, सम्यक विकास यानी समावेशी विकास, मिला जुला के लगभग वही है। तो समावेशी विकास क्या बताए थे? कि समाज के सभी वर्गों का विकास हो। तो जवाब क्या होगा? सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है समाज के सभी वर्ग से, यानी 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए 18 नंबर क्वेश्चन। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा है? ये भी कल बताए थे ना। गरीबी, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप सभी बच्चों से अनुरोध है, सिर्फ 1000 बच्चे क्लास को लाइक किए हैं। आधे से ज्यादा बच्चे अभी तक ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। सोचिए कितना दुख का बात है। क्लास आपको बढ़िया नहीं लग रहा है जी, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर जल्दी से लाइक करिए क्लास को, ठीक है ना? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? 18 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इसका जवाब क्या होगा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। 18 का ए ऑप्शन, ठीक है ना? ए ऑप्शन बिल्कुल। देखिए 54% बच्चों ने सही जवाब दिया है, हालांकि बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन के साथ गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताओ बाबू। कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? जवाब बताइए। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? जवाब बताइए। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं? अभी तो बताया ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तीनों के बारे में बताए थे। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे? कृषि क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहेंगे? उद्योग क्षेत्र को। तो बाबू यहां पर यही ना पूछ रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र क्या हो जाएगा? उद्योग क्षेत्र, यानी कि 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको बताना है, क्या होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। देखो बाबू, 12वां पंचवर्षीय योजना था क्या? 2017 लास्ट था, 2017 के बाद तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गया, और 2017 12वां था, तो 2012 से 2017 तक क्या था? 12वां। तो 2007 से 2012 तक क्या होगा? 11वां होगा, यानी कि जवाब क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे यहां पर डी नंबर ऑप्शन जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है। डी ऑप्शन बताए हैं सिर्फ 40, मतलब 100 में से सिर्फ 40 लड़के हैं जो डी ऑप्शन की ओर गए हैं, बाकी का गलत है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां नंबर, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं? बताओ बाबू, तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? जवाब बताइए। तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? जरा जवाब बताइए। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं? क्या होगा सही जवाब? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है?
74% बच्चों ने कहा है सेवा क्षेत्र को, बिल्कुल सही है। 21 का अगर ए ऑप्शन आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तृतीयक क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र को। आगे बताइए, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था किससे बनता है? प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, कि इनमें सभी संसाधन से? प्रकृति के बारे में बताना, ये अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो है वो किससे होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है, जवाब बताइए। एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? तो जवाब क्या होगा बाबू? अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? प्राकृतिक संसाधन से भी होता है, भौतिक संसाधन से भी होता है, मानवीय संसाधन से भी। भाई जहां से भी पैसा आ रहा हो सब जगह से अर्थव्यवस्था होगा, यानी कि जवाब क्या होगा? इनमें सभी संसाधनों से। जवाब हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर कह रहा है ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, ये बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, आपको बताना है बाबू। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ये बताइए। का जवाब अधिकांश बच्चे गलत देंगे, हमें अच्छे तरीके से पता है, और सब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ए, बी और डी में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। ए, बी और डी तीनों में कोई चुन रहे हैं, कोई चुन रहे हैं। लेकिन अभी 39 बच्चों ने सही जवाब दिया है, 39%। अब 41% हो गया है कि सर जी 1952 होगा। 23 का बी नंबर ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब एकदम सही है। जो बच्चे 23 का बी बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर बताइए आप लोग। कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? अगर किसी साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार है तो उसको कौन सा अर्थव्यवस्था बोलेंगे? अगर किसी वस्तु पर निजी संस्था या निजी व्यक्ति का अधिकार है तो उसको कौन सा अर्थव्यवस्था बोलेंगे? अगर निजी व्यक्ति का अधिकार है तो उसको क्या बोलते हैं, बताओ बाबू। अगर निजी व्यक्ति का अधिकार है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पता है ना कि अगर निजी व्यक्ति का अधिकार है तो उसको हम लोग पूंजीवादी बोलते हैं। निजी व्यक्ति का अधिकार है तो उसको क्या बोलेंगे? पूंजीवादी। यानी कि 24 का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 24 का ए ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? किस वर्ष से किस वर्ष, आपको यही बताना है। सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना 1950 में तो पंचवर्षीय लागू ही हुआ था, तो 1951 से 1956, जो कि हम आप लोगों को बताए भी थे कि 1951 से लेकर के 1956 तक पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। तो प्यारे बच्चों 25 का बी ऑप्शन सही होगा। 1951 से 1956, 25वां का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन के साथ बहुत सारे बच्चे गए हैं, लेकिन कुछ एक के साथ भी गए थे। आगे, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, यातायात एवं संचार है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग बताइए। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग बताइए, बताओ बाबू। इनमें से सभी, इनमें कोई सभी नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। यहां पर ना आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। यहां पे थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। इनमें से सभी, जवाब क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन ही होगा। जवाब क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन ही होगा, ध्यान रखिएगा। 26 का डी ऑप्शन। जो बच्चे 26 का डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जो भी हम लोग काम करते हैं, चाहे नौकरी करें, बिजनेस करें, जो भी हम लोग काम करें पैसा कमाने के लिए, जिसको आर्थिक क्रिया कहते हैं, तो आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्यों हम लोग कोई काम करते हैं? क्यों हमारा आर्थिक क्रिया करना जरूरी है? क्यों हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं? सब लोग जानते हैं कि अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई काम करता है, रोजी रोटी के लिए काम करता है, जिसको जीविकोपार्जन कहते हैं। यानी कि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? जवाब लिखेंगे जीविकोपार्जन। 27 का ए ऑप्शन। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है बाबू? जीविकोपार्जन होता है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए,
पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? बताइए। पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कि द्वितीयक क्षेत्र में कि तृतीयक क्षेत्र में? बताइए जल्दी जल्दी से। पशुपालन और मत्स्य पालन किस में आएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, किस में आएगा? तो ध्यान रखिएगा, पशुपालन और मत्स्य पालन ये सब किस में आता है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन, चूंकि सब कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए सब कृषि क्षेत्र में आएगा। 28 का ए नंबर ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग कौन सा है? शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, उपयुक्त सभी। तो बाबू बताओ कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? जाहिर सी बात है आप लोग को इसका जवाब तो मालूम होना चाहिए। सामाजिक संरचना का अंग कौन सा, यही पूछा गया है ना। तो सामाजिक संरचना का अंग कौन हो जाएगा? शिक्षा भी है, प्रशिक्षण भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है, आवास भी है, यानी कि जवाब होगा उपर्युक्त सभी। 29 का डी ऑप्शन। जो बच्चे 29 का डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश के विकास का स्तर, चाहे कोई भी देश हो, उसके विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, यह आपको बताना है। बताइए। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, यह बताइए। कोई भी देश विकास कर रहा है, इसको जांचने के लिए हम लोग क्या क्या जांचेंगे? तो कोई भी देश विकास कर रहा है, इसको जांचने के लिए सबसे पहले तो हम वहां का प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, साक्षरता दर देखेंगे कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, स्वास्थ्य की स्थिति देखेंगे कि स्वास्थ्य का स्थिति कैसा है, यानी कि जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि 30 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का सही है। आगे बढ़ते हैं। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। कह रहा है कि अर्धविकसित जो देश है, यानी कि जो विकासशील देश है, जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, उसकी अधिकांश जनसंख्या कहां व्यस्त है? अधिकांश जनसंख्या किस भाग में संलग्न है? बताइए। अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कहां संलग्न रहता है? बताओ बाबू। अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कहां संलग्न रहता है? क्या जवाब लिखेंगे? बताइए। तो अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या, जो विकासशील देश है ना, उधर की जनसंख्या ज्यादातर कृषि पर निर्भर है, यानी कि जवाब क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र में बाबू। 31 का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 31 का ए ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल सही है। आगे बताइए। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के मिला जुला रूप को क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों क्या है? मिश्रित। या अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? मिश्रित। यानी कि ए एवं बी दोनों हो जाएगा। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे 33 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य बताइए। बताओ बाबू। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? यह आपको जवाब बताना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था कि बहुत तेज गति से आर्थिक विकास हो, उत्पादक रोजगार का सृजन हो, निर्धनता निवारण हो, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। निर्धनता निवारण मतलब गरीबी को दूर हटाना। तो प्यारे बच्चों 33 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए 34 नंबर क्वेश्चन। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बताइए। बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? बताइए। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, आखिर बिहार हमारा क्यों पिछड़ा हुआ है? जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हो रही है, यह तो कारण था। कृषि पर अत्यधिक जनभार है, यह भी था। और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, यह भी। यानी कि जवाब होगा उपर्युक्त सभी। 34 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 34 का डी बताए बिल्कुल सही है। आगे बताइए। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है?
आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो क्या लिखेंगे? आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक। तो आर्थिक विकास कितना हुआ है इसको जांचने के लिए प्रति व्यक्ति आय जांच लेंगे, यानी आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। 35 का बी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे 35 का बी बताए हैं बिल्कुल सही है। आगे आप लोग बता दीजिए। अब ये तो अलग चैप्टर का ही है। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई? ये इस चैप्टर का नहीं है, अलग चैप्टर का है। जवाब हम इसको बता देते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग जानते हैं तो जवाब बताइए। क्या आप लोग जानते हैं? अच्छा, एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे जानते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जानते हो तो बताइए भाई, जवाब बताइए, ठीक है ना। जमशेदपुर में जो टाटा कंपनी, आप सीधे समझिए, लोहा एवं इस्पात के कारखाने मतलब टाटा का स्थापना कब हुआ था बाबू, ये बताना है। टाटा कंपनी जो आप लोग देखते हैं ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? जमशेदपुर में लोहा और इस्पात टाटा का ही है, तो टाटा के बारे में बताइए कि टाटा की स्थापना कब हुई थी। कब हो जाएगा? लोहा एवं इस्पात यानी टाटा की स्थापना। बी ऑप्शन सबसे ज्यादा लोग बताए हैं, जो कि गलत है। सी ऑप्शन अगर बताते तो आपका जवाब सही होता। 1907 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे से आप लोग याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में, ठीक है। आगे बताइए, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? बताओ बाबू, विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? कौन सा देश विकसित देश आता है? भारत विकसित है ना, विकासशील है। श्रीलंका नहीं, अमेरिका सबसे पहला ही बाबू। अमेरिका क्या है? विकसित देश है। आपको कई बार हम क्लास के दौरान बताए कि अमेरिका जो है एक डेवलप कंट्री है, विकसित देश है, ठीक है ना। तो 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 37 का ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। अब आगे, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना, यह क्वेश्चन भी आपके लिए नया होगा। 1983 में। अच्छा, आप लोग कमेंट में एक चीज बताइए हमें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको हम पिछले दिन ही बताए थे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। बताओ बाबू, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी थोड़ा बताइए ना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल टाइमिंग हम पूरा दे रहे हैं, भरपूर टाइम दे रहे हैं। जितना टाइम लेना है उतना टाइम लीजिए, टाइम में कोई हम कमी नहीं करेंगे। बताओ बाबू जल्दी से, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। और इसका भी लगभग 60% बच्चे सही जवाब दिए हैं। आगे बताइए, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, अगला नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समृद्धि जो होता है उसका संबंध किससे है? अल्पकाल, सामाजिक संस्था और भी दोनों से, मानवीय संसाधन से। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, ये आपको जवाब बताना है। देखो बाबू, आर्थिक समृद्धि कहने का मतलब संबंध है सामाजिक संस्था से, यानी कि 39 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 39 का बी बताए हैं बिल्कुल सही है। आगे 40 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? जवाब बताइए। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? जवाब क्या होगा? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? जवाब बताइए। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ये जवाब बताइए जल्दी से। प्राकृतिक संस्था गैर आर्थिक कारक नहीं है भाई। बी ऑप्शन देखिए, सभी बच्चों ने सही चुन लिया। जवाब क्या होगा? सामाजिक संस्था जो है वो गैर आर्थिक कारक है, जहां पर कि समाज के लिए काम किया जाता है। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो जवाब बताना है सामाजिक संस्था। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 40 का बी ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए 41, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है? तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। जीवन की भौतिक गुणवत्ता किससे जांच होती है? तो भाई जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, मतलब जीवन का स्तर देखा जाता है, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। जवाब होगा इनमें से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बताए हैं उनका जवाब एकदम सही है, ठीक है ना, एकदम सही है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया ना? चलो बाबू,
अब क्या है कि आप लोगों को हम क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन थोड़ा दिखा देते हैं कि देखिए क्वेश्चन बैंक वाला कितना क्वेश्चन बाप से बन रहा है। और यहां पे जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें हम पोल नहीं करवाएंगे, उसमें हम आप लोगों को बस ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक वाला हर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि टोटल कितना क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन नया है, हम बस आप लोगों को बस दिखा देंगे एक नजर, ताकि आप लोगों से बन जाए, ठीक है ना। आप लोगों को लगे कि नहीं भाई हम लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक वाला पूरा क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा देते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में अभी तक पूछे गए, बिहार बोर्ड अभी तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ये हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। हाँ, दिखा देते हैं अभी हम आपको। चलिए पहला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। आपको बताए थे सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, सरकारी और गैर सरकारी, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक हो जाएगा सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी क्षेत्र और दूसरा क्या हो जाएगा गैर सरकारी क्षेत्र। तो एक हो जाएगा सरकारी क्षेत्र और दूसरा गैर सरकारी क्षेत्र, क्लियर है। दूसरा, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, एकदम सिंपल है। अगला बताइए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं 7 गो, तीसरा का बी ऑप्शन। विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं 7 गो। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। आप लोगों को पता है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जवाब क्या होगा भारत में। देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पहले से पूछा गया है। आगे है, जिस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश विकसित देश कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखो बाबू, अब जहां तक बात है बीमारू का, BIMARU, ठीक है ना। तो BI से समझिएगा, यहां पे BI से होता है बिहार, BI से बिहार होता है। M से होता है मध्य प्रदेश, M से क्या होता है MP मध्य प्रदेश, ठीक है ना। M से हो गया मध्य प्रदेश। और R से होता है राजस्थान, राजस्थान। U से होता है उड़ीसा, U से उड़ीसा ही होता है, ठीक है ना। ओडिशा लिखा जाता है, ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। बीमारू 5 गो राज्य आता था शायद, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है ना। और कोई आता था क्या, 5 गो राज्य आता था जिसमें कर्नाटक नहीं है। बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, लेकिन कर्नाटक नहीं होगा। 7वां का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें कोई एक आध छूट रहा है, ध्यान में नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। बिहार जो है वो बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सब, हालांकि उड़ीसा भी बीमारू राज्य है भाई, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है। कौन बीमारू राज्य है। इनमें से सभी एक ऑप्शन होना चाहिए था, एक ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से सभी, लेकिन ये ऑप्शन यहां पे नहीं है, जबकि होना चाहिए था। इनमें से सभी एक ऑप्शन होना चाहिए था। आगे, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था। 9वां का ए ऑप्शन सही होगा। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना। आगे बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। बताए थे 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। आगे बताइए, निम्न में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आगे, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है। बिहार क्या है, बीमारू राज्य है। ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लोक कल्याण के लिए होता है, यानी कि लोक कल्याण पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। आगे, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति। अब हरित क्रांति चूंकि अगले चैप्टर में पढ़ना है भूगोल में, तो वहां पे पढ़ाएंगे। हरित क्रांति मतलब कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने से, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। तो गेहूं का उत्पादन कृषि से संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे बताइए, 16, बिहार राज्य है। बिहार कैसा राज्य है। तो कृषि प्रधान राज्य है।
बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। आगे, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत में आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। सब क्वेश्चन देख लीजिए, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है और आपको लगभग सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। आगे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है 121 करोड़। 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण के लिए होता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। सतत विकास ने ब्रेटलैंड आयोग के बारे में बताया था। आगे, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा है। प्राथमिक क्षेत्र, सब लोगों को पता है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, किसको नहीं पता है? आगे बताइए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। आगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ था। 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बताए थे ना, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट, यानी मानव विकास रिपोर्ट को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR फुल फॉर्म हम आप लोग को बोल दिए थे याद करने के लिए। आगे, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो सबसे पहला मानव विकास रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। 28 का बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे, किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ब्रेटलैंड आयोग ने। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आगे, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो पहली बार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी हुआ था। आपको अभी बताया, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। आगे बताइए, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? ये गरीबी रेखा, आपको कल बताए थे ना कि गरीबी रेखा का निर्धारण किससे, ये किस चीज से होता है? तो किस चीज से? तो कैलोरी से। अगर 2400 कैलोरी मिल रहा है, 2400 कैलोरी से ऊपर आपका डेली है खपत, तो आप गरीबी रेखा में नहीं है। और ये योजना आयोग ने दिया था। योजना आयोग ने नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद ने शायद दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना, शायद योजना आयोग ने ही दिया होगा। बी ऑप्शन ही कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे, प्रोफेसर पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन हुआ था? तो प्रोफेसर पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। आगे बताइए, खनन को किस क्षेत्र में? तो बाबू खनन मतलब खुदाई करना, खुदाई मतलब जमीन का ही होता है ना, तो कृषि क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है। कौन सी आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्रथम प्राथमिक आर्थिक क्रिया जो है, मतलब कृषि कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा क्या होता है? कृषि होता है। तो भाई यहाँ पे 34 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर प्राथमिक क्रिया होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, अब आपको बताए थे कि 12वीं 2012 से 2017 खत्म हो गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में रखेंगे। तो गैस और बिजली उत्पादन को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। आगे देखिए, सब 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, अगर समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो उसको समावेशी विकास कहते हैं। आपको बताए थे ना, आर्थिक विकास, सतत विकास, समावेशी विकास, 3 चीज बताए थे। तो अगर समाज के सभी वर्गों का बराबर विकास हो तो उसको समावेशी विकास कहते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो जवाब होगा योजना आयोग ने। तो इस तरीके से करके आप लोगों को बहुत सारा, लगभग 80 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाए हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग भली भांति याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, फाइनली आज का ये क्लास समाप्त हुआ, चैप्टर भी समाप्त हो गया, क्लास के साथ साथ चैप्टर भी समाप्त। ठीक है ना। अब आप लोगों को कल के बारे में बता दिए हैं कि कल आप लोग का क्लास तो होगा नहीं।
अब सोमवार को आप लोग का क्लास होगा और सोमवार के दिन हम आप लोगों को सिविक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सिविक्स स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग पूरा बैठ करके रिवीजन कर लीजिएगा। 18 नंबर, एक बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी 18 नंबर देख लीजिए। क्या है 18 नंबर भाई? हो रुक जा भाई, रुक जा। 18 नंबर क्या कह रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक, अच्छा हाँ ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी, खनन भी और पशुपालन भी तीनों आ जाएगा, तो 18 का डी ऑप्शन होगा। इसको सुधार कर लीजिएगा, 18 का डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए बाबू, चलिए बिल्कुल सही है, समावेशी विकास बी नंबर ऑप्शन ही होगा, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन खत्म, चैप्टर द इंड खल्लास, ठीक है ना, चैप्टर का खल्लास हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, और अगला क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगला क्लास सिविक्स का क्लास स्टार्ट होगा, उसमें आप लोग एकदम एक्टिव रहिएगा। और अभी 8:30 बजे से हिंदी का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। हिंदी का क्वेश्चन आंसर पहला काव्य खंड का पहला नंबर चैप्टर का, तो उसमें भी आप लोगों को तैयार रहना है। मिलते हैं हिंदी वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।